पार्ट 2 नेटवर्क स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। इसमें देखो अगर दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो नेटवर्क होता है, और जहाँ पे दो नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहे हों अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ तो वो यहाँ पे इंटरनेटवर्क होता है। तो इंटरनेटवर्क मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक डाउन करके एक OSI मॉडल बनाया गया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल जो है वो रेफरेंस मॉडल है जो कि बनाया गया था ISO के द्वारा। उसके बाद जो अभी इम्प्लीमेंट हो रखा है वो है TCP/IP मॉडल। देखो TCP इंडिविजुअली एक अलग प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एक अलग प्रोटोकॉल है। दोनों को मिला दे तो ये पूरा एक बंच ऑफ टेक्नोलॉजी कहला जाती है जो प्रोटोकॉल्स की, TCP/IP। इसका फुल फॉर्म हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो इंटरनेट नेटवर्क स्टैंडर्ड में सबसे पहले तो जो ये ARPANET था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, इसने ये यहाँ पे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1969 में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन बिछाई गई थी, तो इसके द्वारा चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होके TCP/IP में आया, जहाँ पे सिंगल नेटवर्क कनेक्टिंग मैनी कंप्यूटर्स जो कि अलग अलग साइज के किए जा सकते थे। सबसे पहले चालू किया गया नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा, जो इसका इंटरनेट की बैकबोन माना जाता है। पर आज हर कई लोग अपना अपना खुद का एक ओन हाई कैपेसिटी बैकबोन्स बना लिए हैं, जिसको इंटरकनेक्ट किया जाता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स के द्वारा। तो अब क्या हो गया है कि इंटरनेट जो है वो जाइंट एग्रीमेंट हो गया है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा। उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। तो वैसे तो कोई यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इंटरनेट की, बट कई सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मिलके इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है जहाँ पे सब रूल्स वगैरह बनाते हैं। एक है जैसे कि इंटरनेट सोसाइटी, यहाँ पे जो इंटरनेट में कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखी जाती है, टेक्निकल एक्टिविटीज़ इंटरनेट की। उसके बाद IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यहाँ पे टेक्निकल एक्टिविटीज़ देखी जाती है इंटरनेट की, जैसे कि स्पेसिफिकेशंस लिखना, प्रोटोकॉल्स लिखना, यहाँ पे ये सब किया जाता है काम। उसके बाद आता है फोरम ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी टीम्स, फर्स्ट नाम से फेमस है। ये क्या कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स को, जैसे कि इंडिया की भी एक रिस्पॉन्स टीम्स बनी हुई है, तो वैसे अलग अलग जगह की रिस्पॉन्स टीम्स है उनको कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि ये सब जो है इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन हो पाए। उसके बाद आता है ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नेम से जो है वो सब रजिस्ट्रेशन करना, या नेम और नंबर से रिलेटेड जो भी कुछ होता है इंटरनेट में वो सब इन लोग मैनेज करते हैं, ICANN वाले। ठीक, ये तो था कितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब आते हैं हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स में। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक प्लग और सॉकेट है, तो प्लग और सॉकेट अगर डिजाइंड एक दूसरे को देखते हुए नहीं करे होते तो वो हर एक कोई भी प्लग कोई भी सॉकेट में फिट नहीं हो पाता, जैसे कि अभी आजकल होता है, अलग अलग डिवाइसेस के प्लग्स फिट हो जाते हैं सॉकेट्स में। तो इसी तरीके से नेटवर्क स्टैंडर्ड्स काम करता है। ये काम जैसे कि अलग अलग नेटवर्किंग का जो सिस्टम है उन दोनों को लिंक करने का काम करता है, ताकि वो एक प्रकार के मॉडल्स पे बने हुए हो, ताकि दोनों मिल सके, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो फिर भी प्रोडक्ट काम कर सके। तो इसके लिए बनाए गए हैं प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स या कन्वेंशन। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं तो जो कि गवर्न करते हैं डाटा कम्युनिकेशन को। इसमें इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो क्या कम्युनिकेट करना है, जो कि देखा जाता है इंटेक्स, 3 की एलिमेंट्स बोले जाता है इसको। तो क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कब करना है। तो क्या करना है वो है सिंटेक्स मतलब कि क्या कम्युनिकेट किया जाना है। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, डाटा का फॉर्मेट होता है, एक ऑर्डर रहता है जिसमें कि बताया जाता है। जैसे कि एक एड्रेस होगा, एक एड्रेस होगा और एक कंटेंट होगा। जैसे पोस्ट कार्ड में हम देखते हैं कि एक एड्रेस लिखा रहता है और जहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं वो एरिया रहता है। तो ये होता है सिंटेक्स, जो कि बताता है कि क्या चीज़ कम्युनिकेट करना है। तो एड्रेस को कम्युनिकेट नहीं करना है, एड्रेस में पहुँचाना है उस कंटेंट को। तो ये हो गया सिंटेक्स। उसके बाद आता है सीमेंटिक्स जो है कि मतलब हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इसका एक पैटर्न होता है कि क्या एक्शन लेना है, कहाँ क्या किस चीज़ को देखने के बाद। जैसे कि मान लो पोस्ट कार्ड में 2 एड्रेस है, एक है सेंडर का और एक रिसीवर्स का। तो सेंडर्स के एड्रेस से भेजा जाएगा और रिसीवर्स के एड्रेस में रिसीव किया जाएगा। ये सीमेंटिक्स का काम है, कैसे बताना उसको।
उसके बाद व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, तो ये टाइमिंग देखा जाता है। तो टाइमिंग में ये कंसिडर किया जाता है कि कितना फास्ट उसको भेजा जा सकता है, बिट्स पर सेकेंड में कैलकुलेशन होता है, तो वो कैसे कितना रहना चाहिए। तो मतलब प्रोटोकॉल्स तो हुआ सेट ऑफ रूल्स, पर जो स्टैंडर्ड्स होता है वो फॉर्मलाइज्ड प्रोटोकॉल है, मतलब वो तो रूल्स है ही, पर वो बहुत सारी पार्टीज के द्वारा एक्सेप्टेड है और इम्प्लीमेंट किया गया है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड बना दिया गया है। अब देखो, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए भी कई सारी बॉडीज होती है, फोरम्स, कमिटीज रहती है जो कि ये फाइनल करती है, जैसे कि ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे इस हमने सुना है 9001 क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स है। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन OSI मॉडल भी बनाया है। उसके बाद आता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, ये अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज में देखा था, इनका टेक्निकल का काम रहता है स्पेसिफिकेशन, प्रोटोकॉल्स वगैरह बताना, फाइनल करना। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, तो IEEE, इनका काम रहता है स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाना, लैन, वायरलेस, ये सब चीज़ों के लिए। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने में का काम करते हैं। फिर आते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये कंसेंसस बिल्डअप करते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने के लिए अलग अलग पार्टीज के बीच में। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, NIST, ये जो है टेस्टिंग और मेजरमेंट रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स, ये प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि इसका मेजरली यूज़ किया जाता है नेस्डेक में भी यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड, जैसे सेकेंड्स की जो काउंटिंग क्या रहनी चाहिए वो सब इन लोग फाइनलाइज करते हैं। तो एक प्रकार से स्टैंडर्ड सेटिंग का जो प्रोसेस है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सबका पार्टिसिपेशन होता है इसमें, फिर जो जीतता है उसके हिसाब से वो सेट करा जाता है, जब ज़्यादा मेजोरिटी के हिसाब से वो सेट होता है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि प्रोटोकॉल सबसे पहले प्रपोज किया जाता है वेंडर के द्वारा, जो भी वेंडर है जो बनाने वाला है इसको, तो उनके द्वारा प्रपोज किया गया, तो फिर एक ग्रुप बनता है वो इसको स्टडी करता है प्रपोजल को। और जो IETF है, जो बॉडी है जहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो ये IETF जो है वो इशू करती है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, RFC। तो ये जो RFC है वो रिव्यू किया जाता है, फिर IETF जो है वो रिव्यू करती है कमेंट्स वगैरह को, जो पहले कमेंट्स के लिए डाल दिया है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, फिर लोगों के कमेंट आते हैं, फिर IETF उसको रिव्यू करती है, फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड नया फिर RFC जारी करती है, फिर से कमेंट मंगाने के लिए इम्प्रूव्ड करके उसको। तो फिर यहाँ पे ये जो RFC इम्प्रूव वाला जाता है इसी को ही प्रपोज स्टैंडर्ड बोला जाता है, और यही प्रपोज स्टैंडर्ड आगे चल के ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बन जाता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेंडर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है स्टैंडर्ड सेट करने का। तो इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो स्टार्ट होती है RFC से और एंड होती है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड से। अब आता है OSI स्ट्रक्चर। तो OSI मॉडल, ये ओपन सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी, तो ये डेवलप किया गया ISO के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से के द्वारा। इसको रेफरेंस मॉडल बोला जाता है ताकि इससे इंफॉर्मेशन लिए, यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है कि एक कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से इंफॉर्मेशन नेटवर्क मीडियम के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। तो ये कैसे किया, ये सब इसमें सिखाया गया है OSI मॉडल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैसेजेस जो सेंड हो रहे हैं वो अलग अलग हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स में सेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो लेयरिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है, अलग अलग लेयर्स में दिया गया है, जैसे कि 7 लेयर्स में बांटा गया है OSI मॉडल को। तो ये जो डिफरेंट फेजेस है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के, इसको ही एनालॉगस टू लेयर्स कहा जाता है। तो हर लेयर में कुछ ना कुछ एक्शन किया जाता है और फिर पास कर दिया जाता है अगले लेयर में। हर लेयर को मालूम होता है कि उसको कैसा डाटा मिलने वाला है और कैसा डाटा उसको आगे पास ऑन करना है। ये सारे लेयर्स इंडिपेंडेंट ही काम करते हैं एक दूसरे से, अपना काम किसको क्या करना है सबको पता है। तो लेयर क्या होता है, वो बात करते हैं अपने ऊपर वाले लेयर से, अपने नीचे वाले लेयर से, और पीयर टू पीयर कनेक्शन विद करस्पॉन्डिंग लेयर, जो साथ में करस्पॉन्डिंगली अदर साइड में रिसीविंग एंड में भी जो वहाँ से भी वो कम्युनिकेट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर लेयर का 2 प्रकार का जॉब होता है। एक तो वो जब सेंड करते हुए काम कर रहा है और रिसीव करते वक्त जो कर रहा है वो हो गया हमारा रिवर्स जॉब। जैसे अगर इधर इंक्रिप्शन हुआ है तो उधर डिक्रिप्शन होगा, इधर सेगमेंटेशन हुआ है तो उधर डिसेगमेंटेशन होगा, इस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर लेयर में एक प्रकार से एक हेडर या ट्रेलर ऐड कर दिया जाता है डाटा को, जो कि यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसको बोला जाता है, हम यहाँ पे जिस चीज़ को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन और वहाँ पे डिकैप्सुलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ एनकैप्सुलेशन का मतलब, जैसे कि मान लो रिपोर्ट को एनवेलप में रखे और बैग में रखे, तो उसी प्रकार से मैसेज को रखना एनकैप्सुलेशन का रात कहलाता है।
और वैसे ही हेडर अटैच और रिमूव कर लिए जाते हैं। तो ये जो 7 मॉडल है, ये 7 मॉडल कैसे होते हैं देखते हैं। 7 मॉडल में सबसे पहले आता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। तो इसके लिए एक्रोनिम ये याद कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सेशन कोड वाज ट्रांसफर्ड थ्रू नेटवर्क एंड डाटा लिंक, नॉट फिजिकली। मतलब क्या कि सेशन कोड में जो प्रेजेंट किया गया एप्लीकेशन को, जो कि ट्रांसपोर्ट किया गया नेटवर्क और डाटा लिंक के द्वारा, ना कि फिजिकली। तो अब देखते हैं अलग अलग लेयर्स की कौन क्या काम करता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या करता है कि अलग अलग जो सर्विसेज होती है, जैसे ईमेल करना है कि कोरियर करना है कि टेलीफोन करना है, ये जैसे डिसाइड करते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन क्या करता है, उसके अलग अलग जो काम होते हैं, सर्विसेज होती है। जैसे ये सर्विसेज क्या हो सकती है कि डाटा ट्रांसफर करना है, कि वेब ब्राउजिंग करना है, कि ईमेल करना है, ये सब जो डिसाइड करने का काम होता है वो एप्लीकेशन लेयर का होता है। तो ये क्या करता है कि सर्विस देता है यूजर को, टू प्रोवाइड सर्विस फॉर यूजर एप्लीकेशन। अब उसके बाद दूसरा क्या काम रहता है इसका, और यहाँ पे फाइल ट्रांसफर, एक्सेस मैनेजमेंट, वर्चुअल टर्मिनल, मेल सर्विसेज, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके बाद आता है अगला प्रेजेंटेशन। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कोई बर्लिन में, कोई रह रहा है जर्मनी में, तो वहाँ उसको कोई मेल करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसका एक प्रोसेस होएगा कि यहाँ से हम लिखेंगे, एनवलप देंगे कुरियर वाले को, फिर वहाँ पे वो रिसीव होएगा, और फिर ये जिस तरीके का जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम बाइफरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिसाइड कर रहे हैं कि हमें वो जो मैसेज भेजना है बर्लिन में, वो भेजना काय में है, हमें कोरियर करना है, मेल करना है, क्या करना है वो हम डिसाइड करें, या फिर फ़ोन करके ही बता देना है वो मैसेज को। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ये हो गया कि जैसे अब वो जो मैसेज हमें भेजना है वो हम जर्मन लैंग्वेज में भेजेंगे तो किस फॉर्मेट में भेजेंगे, ये सब चीज़ें जो हो गया वो डिसाइड करना प्रेजेंटेशन में। और यही प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या कहलाएगा, जैसे कि कोडिंग और कन्वर्टिंग का काम किया हमने, कंप्रेशन या डिकम्प्रेशन, जैसे बहुत बड़ा मैसेज था तो उसको कंप्रेस करे। वैसे ही अगर सिक्योरिटी के एंगल से अगर हमें लगा कि चोरी ना हो जाए डाटा, तो उसके लिए एनक्रिप्शन करें, वहां जाके डिक्रिप्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कंटेंट से मतलब नहीं है, पर फॉर्मेट क्या होना चाहिए और सिंटेक्स क्या होना चाहिए उससे मतलब। सिंटेक्स हमने देखिए क्या डाटा है, क्या एड्रेस है, ये पता होना चाहिए। तो अब उसके बाद आता है सेशन। सेशन में क्या होता है कि सेशन मतलब मॉनिटर करना कि वो वहाँ पे प्रॉपरली एस्टेब्लिश कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, कि भाई हम मैसेज अपना ऐसे कोई कोरियर है भी नहीं कि जो जर्मनी तक मैसेज पहुंचा पाएगी कि नहीं। तो ये सब तो पहले पता कर लें, और फिर जब हो जाए पता तो फिर अपने को क्या है एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए कि हाँ भाई पहुंच गया डाटा। तो ये सब जो काम होता है सेशन का होता है, जैसे एस्टेब्लिश करना सेशन को, मेंटेन करना, कब खत्म करना है, टर्मिनेट, जैसे मैसेज रिसीव हो गया तो टर्मिनेट कर दो, सिंक्रनाइज करना दोनों जगह की यहाँ पे जितना डाटा है वो वहाँ पे भी उतना पहुंचा कि नहीं। तो ये सारा काम था सेशन का। अब आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम होता है कि वो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, डाटा को बांट देगा और सीक्वेंस में जमा देगा, और सामने वाले को भी बोलेगा कि इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी दो कि तुम्हें मिल गया डाटा। ये होता है ट्रांसपोर्ट वाले का काम। तो ये ट्रांसपोर्ट वाले का जो काम है वो क्या हो गया कि फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब कि कहीं ट्रैफिक जाम ना लग जाए डाटा का, ये देखना हो गया। उसके बाद अगर बहुत बड़ा डाटा है तो उसको सेगमेंट डिसेगमेंट करेंगे, अलग अलग बहुत टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। और इसका काम होता है एरर हैंडलिंग भी। जैसे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कोई सेगमेंट, हम सेगमेंट में गया वहाँ पे डाटा, अब कोई सेगमेंट वहाँ पे पहुंचा ही नहीं, तो पहुंचा नहीं है तो वो क्या करेगा कि रिप्लेसमेंट के लिए कॉल करेगा, तो यहाँ से हम फिर से भेजेंगे उस डाटा को। तो ये जो होता है एरर हैंडलिंग का काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इंटीग्रिटी मैसेज की बनी रहे वो भी चेक हो जाती है। कैसे चेक हो जाएगी, जैसे हर एक कोई सीक्वेंस, हर सेगमेंट का एक अपना एक सीक्वेंस नंबर होगा, तो अगर वो सीक्वेंस नंबर वहाँ पे मैच नहीं करेगा, कुछ मिसिंग आ जाएगा, मतलब कि मैसेज में कुछ इंटीग्रिटी लॉस हुई है, मतलब कि कुछ डैमेज है, मैसेज कुछ कम है, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा, इसमें चेक कर लिया जाएगा। फिर आता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि हम कोरियर करने वाले हैं तो हम अपना एड्रेस डालें और सामने वाले क्लाइंट का एड्रेस डालें, जर्मनी वाले। अब हमने ये दोनों एड्रेस तो डाल दिया और ये डिसाइड कर लिया कि हम भाई ये इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा करेंगे, हम कोई ऐसे दूसरी कोरियर सर्विस नहीं लेंगे। तो ठीक है, ये डिसाइड हो गया। तो ये नेटवर्क का काम हुआ। तो नेटवर्क क्या कर रहा है यहाँ पे, कंट्रोल पैसेज ऑफ पैकेट्स ओवर रूट्स, मतलब राउटिंग का काम कर रहा है यहाँ पे। राउटिंग मतलब क्या हुआ कि कौन सा पाथ फॉलो करना है पूरा उसके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, वो डिसाइड करना। तो ये काम हो गया नेटवर्क का। तो मतलब ये हमने डिसाइड किया था जैसे कि को हम इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे भी वो डिसाइड कर लेता है कि कौन से पाथ से जाने वाला है।
फिर लॉजिकल एड्रेसेस जोड़ देता है। तो लॉजिकल एड्रेसेस जोड़ना मतलब क्या होता है, देखो दो प्रकार के एड्रेसेस होते हैं, एक होता है लॉजिकल और एक होता है फिजिकल। तो लॉजिकल एड्रेस का काम जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया जो कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो बंदा है राम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज सिटिंग इन सेकेंड रो थर्ड बेंच, तो ये एक प्रकार से बताए। और वो अगर खुद वो जो वहां पे बैचा है हार्ड कोडेड, तो वो क्या हो गया फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल एड्रेस जैसे मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, तो एक प्रकार से ये चीजें होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क वाले में हम लॉजिकल एड्रेस कर रहे हैं, खाली हम बता रहे हैं कि अब वो कहाँ बैठा है, ठीक है, कौन से अपन कोई एक फॉर्मूला टाइप बता रहे हैं उसको। फिर वो क्या कर रहे हैं कि और यहाँ पे वो कंजेशन को भी कंट्रोल करते हैं। कंजेशन मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे चार डाटा जा रहे थे, 4 पैकेट्स जा रहे थे और 4 पैकेट्स में से 2 ही पहुंचे, 2 पहुंचे ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कंजेशन हो गया, डाटा लॉस हो गया बीच में। तो कंजेशन है इसलिए वो बेस्ट पाथ चूज करके फिर भेजता है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। उसके बाद आता है डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, जैसे कि अब कोरियर तो डिसाइड हो गया था, पर कोरियर वाला क्या करेगा, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में दे के आए, तो पोस्ट ऑफिस में दे के आते तो वो स्लिप एक तो किट सामने में बारकोड वाला एक लगाता है पिन, तो उससे क्या होता है कि लोकल यूनिक आईडी बता ऐड कर देता है उसमें, और साथ में क्लाइंट की भी यूनिक आईडी वो है जो ऐड हो जाती है, वहां के जो कोरियर वाला है जो रिसीव करना है उसको, उसकी आईडी भी। तो ये सब जो चीजें है आईडी ऐड करने वाली कोरियर वाली, तो वो क्या कर रहे हैं कि मैक एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है कि रिलायबिलिटी फिक्स हो जाती है कि डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो सही तरीके से होएगा। जो भी ये डाटा की फ्रेमिंग कर ली जाती है, मैक एड्रेसेस जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे साथ में एरर डिटेक्शन कर लिया जाता है। अब यहाँ पे फ्रेम अगर पहुंचा ही नहीं तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, पर यहाँ खाली डिटेक्ट हो रहा है, जबकि अपन ट्रांसपोर्ट लेयर में देखे थे कि वहां पे हैंडल हो रहा था। तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि पता चल जाएगा हाँ भाई कोई ट्रांसमिशन में कोई एरर है, तो ये कुछ डाटा नहीं आया है, इतना पता चल गया। पर हैंडलिंग होगी जब वो उसको वापस वो रिप्लेसमेंट के लिए कॉल करेगा कि आप फिर से भेज दो यार, तो वो हैंडल करना हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर में। इसके बाद होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो कुछ अर्जेंट होगा तो हम एयर कार्गो से भेजेंगे, तो फिजिकली किस चीज में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो अब फिजिकली जो भेजा जा रहा है यहाँ पे अब डाटा के एंगल में देखें तो 0s और 1 में भेजा जाता है। तो क्या करता है यहाँ पे बिट्स को वो कन्वर्ट कर देते हैं वोल्टेजेस में, और यहाँ पे ट्रांसमिशन रेट्स भी डिसाइड किया जाता है कि बिट पर सेकेंड कितने किस स्पीड में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट को कंटेन करके ले जाया जाता है। तो ये तरीका होता है हमारा OSI मॉडल का। अब इसी के चलते आया हमारा TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया ताकि जो रिसोर्सेज है उसको शेयर कर सके नेटवर्क्स के बीच में। तो ये क्या है कि अर्ली 1970s में अरपा द्वारा ही लाया गया था, यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे उन लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसको मिलिट्री कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया था। फिर 80s में जो है वो पूरा मार्केट में आ गया, डोमिनेंट प्लेयर बन गया इंटरनेट। तो अब यहाँ पे जो TCP/IP होता है वो ऐसा ही जैसे ही है, बस इसमें ना 7 की जगह 5 मॉडल है। तो कुछ किया नहीं है इसने, कुछ जो शुरू के जो 3 थे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, उसको मर्ज करके एक कर दिया है एप्लीकेशन लेयर, बाकी सब वही है। और एक यहाँ पे छोटा चेंज और है कि जो नेटवर्क लेयर था उसका नाम इंटरनेट लेयर कर दिया है। तो ये छोटे छोटे इसमें चेंजेस आए हैं। अब देखते हैं कि लाइन से TCP/IP के एंगल से कि क्या क्या एप्लीकेशन लेयर्स, अब सर यूजेस तो हम देख लिए कि किसका क्या काम होता है। तो अब शुरू के जो तीनों है उसको मर्ज कर दो तो एप्लीकेशन लेयर का काम हो जाएगा TCP/IP वाले का। तो अब TCP जो IP है उसमें कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स देखते हैं। तो एक होता है HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या काम आता है, वेब ब्राउजिंग के काम आएगा। तो HTTP कमांड भेजा जाता है वेब सर्वर के लिए डायरेक्ट, ताकि वो डायरेक्ट कर सके टू फेच और ट्रांसमिट वेब पेज को फेच और ट्रांसमिट करने के लिए। उसके बाद टेलनेट मतलब होता है टर्मिनल नेटवर्क। ये जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट में अपन लॉगिन कर रहे हैं तो एक अलग से अपना एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, टर्मिनल बन जाता है हमारा जो कंप्यूटर है। तो ये रिमोट सर्वर को लॉगिन करने के लिए काम आता है टेलनेट। फिर होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या अपलोड डाउनलोड करते हैं कुछ भी रिमोट सिस्टम्स के बीच में, 2 कंप्यूटर के बीच में, तो ये FTP सर्वर काम आता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि ये जब अपन ईमेल भेजते हैं तो एड्रेस के साथ जो ऐड होके जा रहा है मैसेजेस, तो ये जो प्रोटोकॉल जो बनाया गया है जिससे कि ईमेल द्वारा चला जाए, इसी को ही SMTP बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है DNS डोमेन नेम सिस्टम।
तो ये क्या होता है कि हर एक एड्रेस, जैसे अब क्या हो गया कि एक होता है हमारा न्यूमेरिक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस नेम के द्वारा। तो अब न्यूमेरिक जो कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो डीएनएस का होता है, जो नेम और नंबर्स वाले को लिंक करके रखता है, वो डीएनएस सर्वर हुआ, डीएनएस सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्ट्स निकलती है नेटवर्क के द्वारा, वो यहाँ पे कलेक्ट करता है ताकि नेटवर्क अवेलेबिलिटी देखा जाए, परफॉर्मेंस या एरर रेट्स वगैरह पता करा जा सके। अब देखो ईमेल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक होता है हमारा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है कि वो इनकमिंग मेल को खाली हैंडल करता है। क्या करेगा वो, मेल, अगर कोई मेल्स आए तो वो सर्वर में से डाउनलोड करेगा और लोकली स्टोर कर लेगा और सर्वर से डिलीट कर देगा, तो एक जगह ही खाली स्टोर होते हैं। वैसे ही होता है IMAP, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा कि ये मैसेज रिट्राइव करेगा और सिंक्रोनाइज करके रखेगा मल्टीपल डिवाइस में, कहीं से भी डिलीट नहीं करता है, तो हर जगह वो अवेलेबल रहता है मैसेज। जैसे कि मान लो हम मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं तो मोबाइल में भी वो मैसेजेस मिलेंगे हमें, याहू में, गूगल मेल में, और वहाँ पे भी इंटरनेट में भी मिलेंगे। इस तरीके से ऐप और वेबसाइट दोनों में चलता है ये एक समान। फिर आता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, माइन। ये क्या होता है, मीडिया के लिए होता है, जैसे नॉन इमेजेस है, ऑडियो हो गया, या नॉन आस्की फॉर्मेट्स हो गए, तो उसको ईमेल में इंक्लूड करता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रकार, अब हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक लेयर्स के लिए एक PDU होता है। PDU मतलब होता है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ये होता है यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन लेयर के लिए जो PDU है वो है मैसेज, जो मैसेज जो है वही यहाँ पे यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, तो यहाँ पे जो PDU है वो है सेगमेंट। सेगमेंट हो सकता है, यूजर डाटाग्राम्स बोल सकते हैं, पैकेट्स बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है उसका नाम क्या देना है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स कब बन जाता है, जैसे उस मैसेज में कोई हेडर ऐड हो जाता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर वाला, तो वो सेगमेंट बन जाता है। तो अब सेगमेंटिंग जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का हुआ। अब 2 प्रकार के यहाँ पे प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, और एक होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। तो अब देखो, अब ये जो हुआ पहला होता है एक तो हुआ TCP और एक UDP। तो जो TCP है, पहले हम TCP देखते हैं। TCP क्या होता है, 1 to 1 होता है, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, दोनों को, और रिलायबल माना जाता है इसलिए क्योंकि एक दूसरे से लिंक हो रहा है, पहले कनेक्शन बिठ रहा है, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो भाई रिलायबल है। और यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंसिंग की जाएगी, फिर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो जो भी पैकेट लॉस्ट होगी उसकी रिकवरी की जा सकती है इसमें क्या करेंगे कि हम ब्रेक कर देते हैं डाटाग्राम्स में, अलग अलग जो हमारा मैसेज है उसको डाटाग्राम्स में बांट देते हैं, और फिर रीअसेंबल करते हैं डाटाग्राम को अदर एंड में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है वो है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म पार बोलते हैं, पार, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या होएगा कि ये बार बार उस डाटा को भेजा जाएगा जब तक कि एक ओके सिग्नल नहीं मिल जाए सामने वाले के द्वारा, भेजते ही रहेगा जब तक ओके सिग्नल ना आ जाए, इसलिए उसका नाम पार दिया गया है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन, बार बार भेजते रहेंगे। दूसरा होता है UDP। UDP 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, पर ये कनेक्शन लेस होता है, इसलिए रिलायबल नहीं है, ये अनरिलायबल कम्युनिकेशन सर्विस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये छोटे डाटा जो रहते हैं तब ये यूज किया जाता है, तब भेजा जाता है। तो यहाँ क्या है कि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो सेंडर को खुद चेक करना पड़ेगा कि डाटा मिला कि नहीं। जैसे अपन ने मेल भेज दिए, अब भाई हमने बिना एक्नॉलेजमेंट के वाले जो सर्विस होती है नॉर्मल पोस्ट वो किया है, तो अब उसमें क्या आएगा कि हमें फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि अरे भाई मेल आया कि नहीं आया। तो ये जो काम है वो सेंटर जाके पूछो, तो ये UDP वाला सिस्टम हो गया। जैसे कि कोई स्मॉल क्वेरीज है, ये यूज़ कहाँ होता है स्मॉल क्वेरीज, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि बोले जाते हैं, और स्ट्रीमिंग डाटा वगैरह स्ट्रीम करते हैं, जैसे वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो तब ये वाला ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसलिए अपन को अटक अटक के दिखता है वीडियो स्ट्रीमिंग, ये 1 वे मतलब कुछ एकदम अनरिलायबल कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि अब आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जैसे कि बताया गया कि भाई लॉजिकल एड्रेस जो है वो कर दी जाती है, तो मैसेज को लॉजिकल एड्रेस दे देता है, IP एड्रेसिंग कर देता है पैकेट्स का। यहाँ पे क्या हुआ कि ये राउटिंग का जो प्रोसेस है वो तो किया ही, और यहाँ पे जो PDU है वो है पैकेट।
पैकेट क्या हुआ कि जो सेगमेंट था, सेगमेंट में नेटवर्क लेयर का हेडर जुड़ गया, तो वो हो गया हमारा यहाँ पे पैकेट्स। अब इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क लेयर में, तो एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। आईपी क्या करता है कि कुछ नहीं, बस इंटरनेट प्रोटोकॉल एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, मतलब लॉजिकल एक्सेस, लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड कर देता है। पर ये भी क्या है कि अनरिलायबल है और कनेक्शन लेस डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, क्योंकि अभी आजकल हमारे इंटरनेट इसी यही यूज हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एरर चेकिंग नहीं करी जाती है, ट्रैकिंग नहीं रखी जाती है, तुम अलग से जो तुमको ट्रैकिंग करनी है वो कर लो, उस टाइप का प्रोटोकॉल है ये। एआरपी ये मैप कर देता है आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के द्वारा, जो कि मैक एड्रेस होते हैं उन दोनों से मैपिंग कर देगा। और इसी का ही रिवर्स एक हो जाता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रार, जो कि इसी का उल्टा, जो कि मैक को कन्वर्ट कर देगा आईपी में। फिर आता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी। ये क्या करता है कि बेस्ट जो पाथ है वो सिलेक्ट करने का काम करता है। तो होस्ट, ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है होस्ट या राउटर के द्वारा, ताकि नोटिफिकेशन भेजा जा सके डाटाग्राम प्रॉब्लम के द्वारा, डाटाग्राम प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। तो ये पिंग कमांड एक होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये वेरीफाई करता है या दोनों लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस दोनों को ही, और कंजेशन अगर ना हो वो देखता है। जैसे 4 पैकेट गए, 2 ही रिसीव हुए, तो यहाँ पे डाटा जो है वो ढंग से यहाँ पे पहुंचा नहीं, इंटीग्रिटी हुई नहीं, ये सब चीज़ें भी चेक कर ली जाती है। उसके बाद एक होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीकास्ट राउटर आइडेंटिफाई करता है होस्ट को। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कि हमें कोई डिफाइंड ग्रुप में ही खाली मैसेज को भेजना है, तो फिर यहाँ पे इस टाइप का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। अब आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में जो पीडीयू है वो है फ्रेम। यहाँ पे क्या है कि रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है डाटा लिंक लेयर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिलीवरी का लोकल नेटवर्क में डिलीवरी का काम किया जाता है। जैसे कि लोकल नेटवर्क इनके सेंस में हमने देखा, जैसे कोरियर वाला अपना खुद का, पोस्ट ऑफिस वाले अपने खुद के बीच में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा। और एरर डिटेक्शन कुछ हो रहा है तो वो देखा जाएगा कि वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मेन टास्क क्या होते हैं डाटा, अब यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होते डाटा लिंक और इसके बाद वाले लेयर में, फिजिकल लेयर में, यहाँ पे बस उसके यूजेस है। अब देखो, एक तो हो गया फ्रेमिंग का। फ्रेमिंग मतलब क्या हुआ कि वो डिवाइड कर देगा बिट्स में, और ताकि मैनेज कर दिया जा सके डाटा यूनिट को, जिसको फ्रेम कहा जाता है। बस फिजिकल एड्रेसिंग कर देता है, मैक एड्रेस सबका बता देगा, हेडर जोड़ देते हैं उसमें। उसके बाद फ्लो कंट्रोल की रेट, जिस रेट से जा रहा है वो सब तय किया जाता है। फिर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन कैसे होता है देखते हैं। देखो, एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो मेथड यूज किया जाता है वो उसको बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेलर में ऐड कर दिया जाता है मैसेज फ्रेम में। मैसेज फ्रेम का एक ट्रेलर रहता है, उसमें ये ऐड कर देते हैं, और फिर जब वहाँ पे वो रिसीव होता है तब वहाँ पे फिर वो रिकैलकुलेट करता है सीआरसी को, और फिर वो सेम टू सेम सीआरसी आ रही है कि नहीं वो दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से एरर डिटेक्शन यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे अब इस लेयर के लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि लेटर बॉक्स है। तो जीपीओ में 3 प्रकार के लेटर बॉक्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड में कोई भी मेल डाल सकते हैं, ब्लू में खाली स्टेट कैपिटल में जो जा रहा है वो डाल सकते हैं, ग्रीन में लोकल डिलीवरी जो होने वाली है वो डालते हैं। तो ये डीएल जो डाटा लिंक लेयर है वो लोकल डिलीवरी वाला जो टाइप का ग्रीन वाला डब्बा है ना उसके जैसा है। वो विद इन लैंड, मतलब उन्हीं के एरिया में क्या क्या कैसे क्या ट्रांसमिशन हो रहा है वो देखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई स्टेट का जो कौन सी सिटी है वो देखना जरूरी नहीं है, पर वो मैसेज चला जाता है। अब आता है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का पीडीयू है यहाँ पे बिट। तो जो बिट है उसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बता दी जाती है कि कैसा टाइप का है डाटा में, जो मीडियम जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम वो कौन सा रहेगा। उसके बाद बिट्स जो है वो इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल में। फिर रेट, जो ट्रांसमिशन रेट है वो कितना क्या रहेगा वो देखा जाता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइज हो रहा है ये देखना पड़ता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द मीडियम, ये दोनों मीडियम के साथ बैठ जाना चाहिए कनेक्शन डिवाइसेस का, वो देखा जाता है। और फिर ट्रांसमिशन मोड की डायरेक्शन देखा जाता है कि सिंप्लेक्स रहेगा, हाफ डुप्लेक्स रहेगा कि फुल डुप्लेक्स रहेगा। ये तो थे लेयर्स। अब आते हैं हमारे वायरलेस नेटवर्क्स। तो वायरलेस नेटवर्क्स जो है वो क्या होते हैं कि बिना केबलिंग के डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाए।
तो ये क्या होता है कि वायरलेस लेंस होते हैं, वायरलेस वेंस होते हैं, दो प्रकार से इसको बोला जा सकता है। वैसे तो ये वायरलेस नेटवर्किंग बोला जाना था, बट इसका दो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, लैन और वेंस वाला वायरलेस। अब वेंस देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि रिमोट प्राइवेट या पब्लिक नेटवर्क के बीच में रेडियो, सैटेलाइट या मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। ये लार्ज जोग्राफिकल एरियाज में हो सकता है। सैटेलाइट सिस्टम, एंटीना का यूज़ करके हम करते हैं, जैसे कि एटीएम्स वगैरह में वीसैट है यूज़ होता है टेक्नोलॉजी। जैसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं बिजनेस नेटवर्क्स में। जैसे कि मान लो हमने हॉटस्पॉट दिया, वाईफाई हॉटस्पॉट से लैपटॉप कनेक्ट हो गए, तो ये सब हो गया हमारा लैन वाला नेटवर्क। इसके बेनिफिट्स क्या हुए? कन्वीनियंस हो गया, भी वाईफाई हॉटस्पॉट लेके कहीं पे भी काम कर लो, मोबिलिटी, चलते चलते भी काम कर लो, वायर का झंझट नहीं। प्रोडक्टिविटी, अरे भाई कहीं भी काम कर रहे हैं तो ऑफिस में नहीं है फिर भी हमारा काम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सेटअप बहुत ईजी है, कोई केबल वेबल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। एक्सपेंडेबल, हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, राउटर लगा लोगे। उसके बाद सिक्योरिटी में क्या होता है, इंक्रिप्शन वगैरह कर सकते हैं तो सिक्योरिटी हो जाएगी। और कॉस्ट, ये जो वायर वगैरह है उसकी कॉस्ट हमें कम लग रही है। अब उसके बाद होता है वाईफाई क्या होता है कि यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं, और वाईफाई जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स बनाता है, जहाँ से हम ये जैसे कि 120 फीट 32 मीटर तक की होती है ये। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक दो प्रकार के प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी या फिर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA, वेब या WPA। अब आता है ब्लूटूथ जो है डेनिश किंग के नाम से रखा गया है, जो कि था हेरोल्ड ब्लूटूथ किंग था, उसके कारण रखा गया इसका नाम, उसी का आइडिया था ये 1994 में कुछ इंजीनियर्स, एरिक्सन के स्वेडिश कंपनी थी, उसमें एरिक्सन जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स ने बनाया था इसको। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया ये, 50 मीटर 164 फीट के अराउंड। USB हैंडल, PDA, फ़ोन हेडसेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब में यूज़ होता है। ये डाटा, वॉइस दोनों ट्रांसफ़र करने के काम आता है। और ये साथ में लो पावर भी है और शॉर्ट रेंज रेडियो सिग्नल भेज सकता है और काफ़ी सिक्योर्ड है। जैसे कि एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ये सब हम ले सकते हैं। प्रिंटर्स है, सेल फोन्स में यूज़ हो रहा है, आजकल कैमराज में भी यूज़ हो रहा है, लैपटॉप्स, PDAs। उसके बाद है TCP/IP की सिक्योरिटी और कंट्रोल। तो देखो सिक्योरिटी के मामले में क्या है कि अटैक्स बहुत सारे हो रहे हैं। स्निफिंग क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जो उसको रीड कर ले, नेटवर्क के डाटा को मॉडिफाई कर ले, कैप्चर कर सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इतना सारा एकदम ओवरवेलमिंग कर देंगे सिस्टम को, बम्बार्ड कर देंगे कि सिस्टम बंद हो जाए। स्पूफिंग, हाईजैकिंग, यहाँ पे रिसीव मैसेज मास्कुरेटिंग ऐसा लेजिटिमेट। तो एक मतलब एक हम सही, जैसे क्या होता है कि वेबसाइट हम बना देते हैं ICICI डॉट कुछ भी नाम से, तो वो सेम टू सेम वेबसाइट एकदम लगेगी और हम डाटा वाटा डालेंगे और चोरी हो जाएगा। तो इसकी कंट्रोल्स वगैरह भी आए, इंक्रिप्शन कर सकते हैं, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल, वन टाइम पासवर्ड्स, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, पोर्ट स्कैन्स, अपडेटेड सिक्योरिटी पैचेस, ये सब यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखेंगे हम कंट्रोल वाले चैप्टर में इसको।